वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट 13। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रशिया। उस लेक्चर को पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आया था? हमने देखा था कि रशिया में सिचुएशन बहुत बुरी हो रही थी। रशिया वॉर हार रही थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज हो गई थी, जिससे जो आर्मी है वो वॉर लड़ना नहीं चाह रही थी। साथ ही साथ फूड का शॉर्टेज हो गया था, क्रॉप्स वगैरह बहुत डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से सोसाइटी में जो लोग थे, पब्लिक जो थी वो भी बहुत परेशान थी। साथ में जो भी वर्कर्स की सिचुएशन थी वो बहुत पुअर हो गई थी, क्योंकि इंडस्ट्रीज वगैरह बंद हो गई थी, सारी जॉब्स वगैरह खत्म हो गई थी और लेबर का शॉर्टेज वगैरह भी हो रहा था। तो कुल मिला के सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो था फूड का शॉर्टेज, क्योंकि जो थोड़ा बहुत फूड था वो आर्मी को सप्लाई कर दिया जा रहा था आर्मी को फीड करने के लिए। तो फिर इसके बाद प्रॉब्लम क्या हुई जिसकी वजह से फिर से रेवोल्यूशन शुरू हुआ, ये हम समझेंगे आज। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे दी फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। 1916 तक वॉर चल रहा था और वॉर की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सोसाइटी में क्रिएट हो गई थी। उसके बाद हम आए फरवरी 1917 में, जब सिचुएशन पूरी बहुत बुरी थी। तो उस टाइम की बात हम यहाँ पे करेंगे। देखो हुआ क्या, 1917 के टाइम पे जो पेट्रोग्राड सिटी थी, पेट्रोग्राड सिटी याद है कौन सी सिटी थी? जो सेंट पीटर्सबर्ग थी, उसी को आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंटी जर्मन सेंटीमेंट की वजह से, जो जर्मन नाम था सेंट पीटर्सबर्ग, इसकी वजह से सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके पेट्रोग्राड रख दिया गया था। तो उसी सेंट पीटर्सबर्ग की ही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। उस टाइम पे सेंट पीटर्सबर्ग मतलब अभी के लिए पेट्रोग्राड वहाँ की कैपिटल सिटी थी। अब इस कैपिटल सिटी में पेट्रोग्राड में हुआ क्या, पेट्रोग्राड में एक रिवर बहती थी जिसका नाम था रिवर नेवा। ये चीज मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है बट सुन लो, एक रिवर नेवा थी जो फ्लो करती थी। अब ऐसे अगर रिवर नेवा फ्लो कर रही है तो रिवर नेवा के फ्लो के डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो राइट बैंक एक साइड था और एक साइड था लेफ्ट बैंक। तो जो राइट बैंक था वहां पे एरिया डिवाइड हो गया था। कैसे डिवाइड था? जो राइट बैंक था वहां पे सारे के सारे लोअर स्ट्रेटा के लोग रहते थे, वर्कर्स, मतलब कि वर्कर्स, पीजेंट्स, और साथ में जो इंडस्ट्रीज वगैरह स्टेब्लिश थी वो सारी की सारी राइट साइड में थी, राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। और लेफ्ट बैंक में क्या था? तो लेफ्ट बैंक में आपके जो फैशनेबल बिल्डिंग्स वगैरह थी, डूमा था, उसके बाद विंटर पैलेस था, जो भी ऑफिसर्स वगैरह थे उस टाइम के, जो मतलब थोड़ा सोसाइटी के हायर स्ट्रेटा के लोग थे, वो लोग लेफ्ट बैंक में रहते थे। अब देखो राइट बैंक और लेफ्ट बैंक से प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होना शुरू हुआ। फूड का शॉर्टेज था सोसाइटी में, तो जब कभी फूड की सप्लाई आती भी थी तो वो राइट बैंक में न देके लेफ्ट बैंक में ही फूड की सप्लाई करके लोग चले जाते थे। मीन्स वर्कर्स को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा था। इन लोगों को ना ही कुछ खाने पीने को मिल रहा था, ना ही कुछ कोई फैसिलिटी इन लोगों को प्रोवाइड नहीं की जा रही थी। जबकि लेफ्ट बैंक में जो किंग था, जो विंटर पैलेस था, जो डूमा था, जो सारी हायर ऑफिशियल्स की बिल्डिंग्स थी, फैशनेबल बिल्डिंग्स थी, वहां पे हर चीज की सप्लाई कंटिन्यू थी। तो इन लोगों को, जो वर्कर क्लास था, उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा था। तो हुआ क्या, अब देखो वर्कर्स की फैक्ट्रीज वगैरह भी बंद हो चुकी थी, मतलब चल भी रही थी कुछ फैक्ट्रीज, तो उन लोग की सिचुएशन बहुत पुअर हो चुकी थी। अब इसकी वजह से एक फैक्ट्री में लॉकआउट कर दिया, कुछ वर्कर्स ने मिलके एक फैक्ट्री में लॉकआउट कर दिया, काम करने से मना कर दिया। एक फैक्ट्री में लॉकआउट हुआ तो प्रॉब्लम सारे वर्कर्स को थी, तो उस फैक्ट्री में लॉकआउट होने की वजह से बाकी सारे जितने भी वहां के अदर फैक्ट्रीज थी, लगभग 50 फैक्ट्रीज, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग, आपको पता है पेट्रोग्राड में बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज स्टेब्लिश थी, मतलब ज्यादातर फैक्ट्रीज पेट्रोग्राड में ही स्टेब्लिश थी। तो यहाँ पे जो राइट बैंक था वहीं पे ज्यादा फैक्ट्रीज थी। तो एक फैक्ट्री में लॉकडाउन हुआ जिसकी वजह से अदर 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स ने वहां पे काम करने से मना कर दिया और सबने स्ट्राइक डिक्लेयर कर दिया। क्यों डिक्लेयर किया? टू शो सिंपैथी। अगर इन सारे पूरा जो कम्युनिटी था, वर्कर्स कम्युनिटी, सबको प्रॉब्लम थी, तो एक फैक्ट्री में लॉकआउट हुआ और अदर 50 फैक्ट्री के वर्कर्स ने ही ज्वाइन कर लिया। ये लॉकआउट कब हुआ था? तो इट टुक प्लेस ऑन 22 फरवरी को। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, इन विंटर ऑफ 1917 पेट्रोग्राड वाज ग्रीन।
ग्रीम का मतलब सिंपली कह सकते हो बदहाल हो चुका था, एकदम तबाह हो चुका था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स वहां पे चल रही थी। ठीक है, अब पेट्रोग्राड और ग्रीम और क्यों ग्रीम था, दुख से करा रहा था कह सकते हो। क्यों? क्योंकि फूड शॉर्टेज इन वर्कर्स क्वार्टर्स में फूड का शॉर्टेज था। सो ऑन 22 फरवरी को लॉकआउट एट फैक्ट्री टुक प्लेस, एक फैक्ट्री में लॉकआउट हुआ। 50 अदर फैक्ट्री वर्कर्स ज्वाइंट। 50 अदर फैक्ट्री वर्कर्स, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत लग रहा है, मतलब गलत है नहीं, मतलब ऐसे डायरेक्टली देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि 50 अदर फैक्ट्री वर्कर्स का मतलब कि 50 और वर्कर्स, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना 50 वर्कर्स नहीं है, 50 अदर फैक्ट्री वर्कर्स हैं, मतलब कि 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स ने इनका साथ दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बुक में एनसीईआरटी में तो यही डेट दिया है, लेकिन कुछ बुक्स में आप देखोगे तो वहां पे न्यू स्टाइल में भी डेट दिया हुआ है। न्यू स्टाइल में अगर देखा जाए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और अगर नहीं बताया हूं शायद तो अभी देख लो, ये ओल्ड स्टाइल का कैलेंडर है, और एक आपके बुक में अगर साइड बुक देखोगे तो वहां पे न्यू स्टाइल में भी डेट दिया होगा। अभी जो फॉलो करते हैं ये वो वाला डेट नहीं है, ब्लडी संडे में भी मैंने बताया है, हाँ बताया होगा। तो न्यू स्टाइल क्या है, 13 डेज आगे है, लेकिन एग्जाम में आप इसको ओल्ड स्टाइल में ही लिखना। अगर न्यू स्टाइल में जाओगे तो ये फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हमारा मार्च में पहुंच जाएगा, क्योंकि 22 + 13 करेंगे तो ये हमारा 3 या 4 मार्च के आसपास आ जाएगा, तो मार्च से रेवोल्यूशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फेब्रुअरी में रखने के लिए, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन को फेब्रुअरी में रखने के लिए ओल्ड स्टाइल में ही लिखना, जो डेट मैंने लिखा है वही डेट लिखना। ठीक है, चलो, तो 22 फरवरी को क्या हुआ, एक फैक्ट्री में लॉकआउट हुआ और 50 अदर फैक्ट्री वर्कर्स ने ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, अभी 50 फैक्ट्री के वर्कर्स ने ज्वाइन किया है, नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिन में 23, 24 इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा। साथ में सिर्फ मेन नहीं, इस बार अभी तक सोसाइटी में वुमेन की कंडीशन बहुत पुअर चल रही थी, लेकिन इस बार वुमेन ने भी इनके जो स्ट्राइक था उसको ज्वाइन कर लिया। In next few days, women participated and led the revolution. सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं किया, लीड भी किया, आगे भी वुमेन रही, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इस रेवोल्यूशन में, और ये जो वर्कर्स थे इनका बहुत ज्यादा साथ दिया। अब देखो, पहली बार वुमेन ने इतना बढ़ चढ़ के किसी लेवल पे काम करना शुरू किया था, तो इस दिन को वर्ल्ड में इंटरनेशनल वुमेन डे के नाम से जाना गया। इंटरनेशनल वुमेन्स डे अभी प्रेजेंट में मॉडर्न स्टाइल में देखते हैं, क्योंकि आजकल अगर किसी एग्जाम में पूछता है तो ओल्ड स्टाइल में आपको नहीं लिखना होगा, मॉडर्न स्टाइल में इसको 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 8 मार्च -13 करोगे तो मिल जाएगा कि किस दिन एग्जैक्टली हुआ था, लेकिन ये देखो 22 को लॉकआउट शुरू हुआ, वर्कर्स ने साथ दिया, 23 को वुमेन ने सपोर्ट करना शुरू किया, तो 23 को सपोर्ट किया, 23 और 24 कलेक्टिवली आता है, तो इन दोनों में से किसी एक दिन, मतलब अगर माइनस करोगे 23 प्लस आप करोगे 13, ठीक है, तो ये आएगा 7 मार्च। उसके नेक्स्ट डे 8 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो इतना स्टोरी मत जानो, सिर्फ इतना जानो कि 22 को लॉकआउट हुआ, 23, 24 में वुमेन ने पार्टिसिपेट किया, और प्रेजेंट डे में मॉडर्न कैलेंडर के अकॉर्डिंग 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब वुमेन का भी सपोर्ट मिलने लगा, वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया, वुमेन लेड भी करने लगी, और इसके बाद डिमॉन्स्ट्रेशन, देखो अब रेवोल्यूशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा था वर्कर्स को, ठीक है, तो अब ये जो रेवोल्यूशन था इट रीच्ड टू नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट। अब नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट क्या है, तो ये पेट्रोग्राड की एक मेन स्ट्रीट है। मेन स्ट्रीट का मतलब कि सिंपली कह सकते हो कि जो मेन एरिया होता है, सेंटर ऑफ द पेट्रोग्राड सिटी जो था उसका ये सेंटर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था। यहाँ पे बेसिकली ये लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह थी नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट एरिया में, ठीक है। तो ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन था ये नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट पहुंचा, और नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट में पहुंचने के बाद गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को ये लोग घेरने लगे, ठीक है। दे सराउंडेड द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ऑफिसेस एंड ऑल, एंड देन गवर्नमेंट इम्पोज्ड कर्फ्यू। अब भीड़ एक साथ जुटने लगी थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कर्फ्यू इम्पोज कर दिया, ठीक है। तो ये 24 को हुआ था, 24 को गवर्नमेंट ने कर्फ्यू इम्पोज किया, और इवनिंग तक
ठीक है, शाम होते होते ये लोग डिस्पर्स होने लगे। अब देखो ऑन 24th एंड 25th, मतलब 24 के आसपास ये लोग डिस्पर्स हुए थे एक बार, लेकिन डिस्पर्स होने के बाद जब कर्फ्यू इम्पोज हुआ तो ये डिस्पर्स हो गया, लेकिन आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद ये वापस आए, ठीक है, दे केम अगेन ऑन 24th एंड 25th। अभी देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कर्फ्यू इम्पोज किया है, जिसके बाद लोग चले गए और दोबारा से आए डिमॉन्स्ट्रेशन करने। देन ऑन 24th एंड 25th, अब जब लोग दोबारा आए थे तो गवर्नमेंट को लगा कि सिर्फ कर्फ्यू इम्पोज करने से कुछ नहीं होगा, सो गवर्नमेंट कॉल्ड कैवेलरी एंड पुलिस, ठीक है। ऑन 24th एंड 25th गवर्नमेंट कॉल्ड कैवेलरी एंड पुलिस। अब कैवेलरी क्या है, तो कैवेलरी जो घुड़सवार पहले नहीं ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या होता था कि जो आर्मी वगैरह होती थी वो घोड़े पे चलती थी, तो ये कैवेलरीज वही है जो घोड़े पे सवार होके पूरा चेकअप करते हैं, एक टाइप की पुलिस ही है, ठीक है। तो ऑन 24th एंड 25th गवर्नमेंट कॉल्ड कैवेलरी एंड पुलिस एंड ऑर्डर्ड देम टू कीप एन आई ऑन देम, मतलब उन्हें देखने के लिए कहा कि स्ट्राइक और ज्यादा बढ़े ना, इसको किसी भी तरह डिस्पर्स करो। तो कैवेलरीज ने कुछ एक्शन लिया जिसकी वजह से जो स्ट्राइक था वो डिस्पर्स हो गया। तो क्या पॉइंट है, ऑन 24th एंड 25th गवर्नमेंट कॉल्ड कैवेलरी एंड पुलिस एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिमॉन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स्ड ऑन 25 को इवनिंग तक। जितने भी डिमॉन्स्ट्रेटर्स थे ये दोबारा से अपने घर पे चले गए, मीन्स डिमॉन्स्ट्रेटर्स जो थे वो डिस्पर्स हो गए, वहां से भाग गए। अब देखो अभी तक ये पूरा एक फेज हो गया 25 तक, इसको एक बार फिर से देखते हैं। 22 को एक फैक्ट्री में लॉकआउट हुआ, जिसके बाद 50 अदर फैक्ट्री वर्कर्स ने इन्हें ज्वाइन किया। 23-24 को इनको वुमेन का भी सपोर्ट मिला, वुमेन ने भी रेवोल्यूशन को लीड किया। 24th और 25th को, ठीक है, ये 23 से 24 के बीच में ये जो स्ट्राइक था डिमॉन्स्ट्रेटर्स का, ये नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट पहुंचा। नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट पहुंचने के बाद गवर्नमेंट ने कर्फ्यू इम्पोज कर दिया, जिसके बाद ये डिस्पर्स हो गए। बट दे केम अगेन ऑन 25th, और 25th को ये जो गवर्नमेंट थी ये कैवेलरीज को बुलाई, गवर्नमेंट कॉल्ड कैवेलरीज एंड पुलिस एंड ऑर्डर देम टू कीप एन आई ऑन देम, उन पे नजर रखने के लिए कहा। और जिसके बाद कैवेलरी जो थी ये स्ट्राइक को खत्म करने की कोशिश की, और कोशिश में डिमॉन्स्ट्रेटर्स जो थे वो डिस्पर्स हो गए, डिमॉन्स्ट्रेटर्स जो थे ये भाग गए। अब देखो एक बार भाग चुके हैं 25 को, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट ऑन 25th फेब गवर्नमेंट सस्पेंडेड डूमा, ये भी एक कारण था, बहुत बड़ा कारण। गवर्नमेंट, आपको पता है कि जार पहले से ही डूमा को कई बार सस्पेंड कर चुका था, फर्स्ट डूमा सस्पेंड किया, सेकंड डूमा सस्पेंड किया, एक बार फिर से ये डूमा को सस्पेंड करने की कोशिश कर रहा था। पिछले काफी टाइम से डूमा की मीटिंग्स नहीं हो पा रही थी, जब भी मीटिंग होता था ये डिले कर देता था, सस्पेंड करने की बात करता था। तो जो डूमा लीडर्स थे वो पहले से ही इनसे नाराज थे, लेकिन चूंकि अभी पूरी तरीके से सस्पेंड नहीं किया था तो ये लोग अपनी नाराजगी को सामने नहीं ला पा रहे थे। बट ऑन 25th को क्या हुआ, देखो इसके पहले 1916, 1915, 1914 में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो वहां पे भी एक पॉइंट ये है कि डूमा से ये कंसल्ट कर ही नहीं रहा था, जो भी डिसीजन देना होता था आर्मी को ये अकेले डिसीजन देता था, डूमा कुछ कहता था तो उसको ये मानता नहीं था। तो इसकी वजह से डूमा के जो मेंबर्स थे वो नाराज थे, लेकिन अभी तक सस्पेंड नहीं किया था। बट नाउ ऑन 25th फेब इवनिंग में डूमा को गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया। अब ये 25th ही लिखना एग्जाम में, कहीं पे आपको 26th भी मिल जाएगा, कुछ जगहों पे 26 भी लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी हमें फॉलो करना है तो एनसीईआरटी में 25 दिया हुआ है तो हमें 25 ही लिखना है। तो क्या हुआ, 25 को कैवलरीज वगैरह आई, जिसकी वजह से डिमॉन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स्ड हो गए। एंड देन इन द इवनिंग में ऑन 25th फेब गवर्नमेंट सस्पेंडेड डूमा। अब जब गवर्नमेंट ने डूमा को सस्पेंड कर दिया तो जितने भी डूमा लीडर्स थे, डूमा लीडर्स कौन थे, डूमा लीडर्स बेसिकली कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस ही रहते थे। तो अब ये कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस जो जार को अभी तक सपोर्ट करते थे, दे ऑल्सो रेज देयर वॉइस अगेंस्ट जार, क्योंकि डूमा सस्पेंड हो चुका है, अब इनका कोई एग्जिस्टेंस रह नहीं गया, तो ये भी गवर्नमेंट के खिलाफ, जार के खिलाफ आवाज उठाने लगे। अब पॉलिटिशियंस स्पोक अगेंस्ट दिस, पॉलिटिशियंस भी इनके खिलाफ बोलने लगे। अब देखो पॉलिटिशियंस भी इनके खिलाफ बोलने लगे और पॉलिटिशियंस का भी सपोर्ट, ठीक है,
अब वर्कर्स को मिलने लगा, पॉलिटिशियंस स्टार्ट सपोर्टिंग वर्कर्स, ठीक है, इनके खिलाफ बोलने लगे और वर्कर्स को ज्वाइन करने की बात करने लगे। ऑन 26 को क्या हुआ, ये जो पॉलिटिशियंस थे साथ में डिमॉन्स्ट्रेटर्स जो अभी तक भाग चुके थे वो दोबारा आए, दोबारा मतलब तीसरी बार आए, ठीक है। अगेन दे केम ऑन 26 फेब डिमॉन्स्ट्रेटर्स रिटर्न विद मच फोर्स, इस बार और गुस्से में आए और पूरा एकदम मतलब स्ट्राइक करने के फुल पावर में आए थे, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ आए थे। कब, ऑन 26 फेब, ठीक है, 26 फेब को दे रिटर्न अगेन विद मच फोर्स एंड ऑन 27 फेब क्या हुआ, ऑन 27 फेब पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड। रैंसैक्ड का क्या मतलब होता है, सिंपली कह सकते हैं कि लूटेड, ठीक है। तो ऑन 27 फेब पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड, मतलब पुलिस हेडक्वार्टर्स को लूट लिया गया। लूट लिया गया मतलब पुलिस हेडक्वार्टर्स में क्या लूटेंगे, सिंपली आर्म्स वगैरह ही लूटे थे, तो जितने भी आर्म्स वगैरह पुलिस के पास थी वो सारी चीजें ये लूटने लगे। और आगे देखो, लूट तो रहे थे, साथ में ब्रेड वेजेस बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी की ये डिमांड कर रहे थे, ठीक है। तो 26 को ये अगेन एग्जिस्ट किया और 27 को इन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर्स को रैंसैक कर लिया, लूट लिया एंड डिमांडेड फॉर बेटर वेजेस, बेटर वर्किंग आवर्स, जो ब्रेड था, ब्रेड की डिमांड करना, यहाँ पे देखो उस टाइम पे हर जगह पे फूड की डिमांड को ब्रेड की डिमांड से दिखाया गया है, क्योंकि ब्रेड वहाँ का मेजर इटेबल थिंग था, सबसे ज्यादा ब्रेड ही वहाँ पे यूज होता था, तो हर जगह ब्रेड ही लिखा हुआ है। ब्रेड का मतलब है कि फूड की जो कमी हो रही थी उसकी डिमांड भी, ऐसा नहीं है कि जार से कह रहे थे कि नहीं हमें ब्रेड ला के दो, ब्रेड नहीं, यहाँ पे फूड की डिमांड को फुलफिल करने की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ब्रेड, बेटर वेजेस, फूड की डिमांड एंड एक और चीज है कि डेमोक्रेसी की लोग डिमांड कर रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही थी 27 को ये सारी चीजें हुई एंड देन गवर्नमेंट कॉल्ड कैवलरी एंड पुलिस अगेन, एक बार कैवलरी और पुलिस को बुला चुके थे जिसकी वजह से लोग डिमॉन्स्ट्रेटर्स जो थे वो भाग गए थे, ठीक है। कैवलरी और पुलिस को बुलाए थे, कैवलरी और पुलिस ने जब इन पे अटैक करना शुरू किया तो ये भाग गए। तो गवर्नमेंट को लगा कि दोबारा वही स्टेप अपनाते हैं। अब 27 को जब ये दोबारा आ चुके थे, दोबारा डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे, तो गवर्नमेंट कॉल्ड द ट्रूप्स एंड कैवलरी, पुलिस और ट्रूप्स को गवर्नमेंट ने दोबारा बुलाया, बट इस बार एक ट्विस्ट था स्टोरी में। ट्विस्ट क्या था, कैवलरी रिफ्यूज्ड टू अटैक। इस बार कैवलरी ने कहा कि हम अटैक नहीं करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि कैवलरी ने क्यों कहा कि हम अटैक नहीं करेंगे, तो कैवलरीज भी पहली बार, अब देखो कैवलरीज गवर्नमेंट ड्यूटी कर रही है तो कैवलरी का ये राइट बनता है कि गवर्नमेंट की हेल्प करे, गवर्नमेंट का ऑर्डर माने, बट कैवलरीज को भी कहीं ना कहीं ये पता था कि जो जाट कर रहा है वो गलत है, क्योंकि वार में कौन मर रहा था, बेसिकली आर्मी मेंबर्स ही तो मर रहे थे वार में, तो वार में आर्मी मर रही थी, सोसाइटी में लोग मर रहे थे, ये चीज कहीं ना कहीं कैवलरीज को भी पता था कि बुरी है। अब वार में आर्मी मर रही है और ये लोग भी पुलिस है, तो कहीं ना कहीं आर्मी से भी रिलेटेड है ये लोग, तो इन लोगों को ये चीज बुरी लग रही थी, लेकिन पहली बार गवर्नमेंट का ऑर्डर फॉलो करने के लिए इन्होंने गवर्नमेंट का सपोर्ट कर दिया। लेकिन दूसरी बार जब दोबारा से कैवलरीज को बुलाया गया तो कैवलरीज ने कहा कि हम अटैक नहीं करेंगे और हम भी उनके साथ हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ कुछ लोग ऐसा किए थे, कुछ लोगों ने अटैक करने से मना किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने एक गलती कर दी। गलती क्या किया, ये पॉइंट शायद यहाँ पे नहीं है। देखो गवर्नमेंट ने गलती क्या किया कि जब लोग रिफ्यूज किए कि हम अटैक नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट ने इनको जबरदस्ती अटैक करने के लिए फोर्स करने लगे, जिसमें एक ऑफिसर जो था, ठीक है, कैवलरीज का एक ऑफिसर जो था, एन ऑफिसर वाज शॉट, एक ऑफिसर को मार दिया गया, ठीक है। वो लोग जब जबरदस्ती कर रहे थे रोकने के लिए, तो एक ऑफिसर की डेथ हो गई और एक ऑफिसर की डेथ की वजह से अदर म्यूटाइन, म्यूटाइन का मतलब होता है कि बगावत, इसका मतलब बगावत होता है, तो बाकी जो भी कैवलरीज थी वो भी भड़क गई, ठीक है। 3 अदर रेजिमेंट की कैवलरीज जो थी, पुलिस ऑफिसर जो थे, ये भड़क गए और सारे के सारे मिलके अब गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने लगे, ठीक है। तो ट्विस्ट समझ में आया। ट्विस्ट क्या था, 26 को जब वापस आए, 27 को रैंसैक किया और दोबारा डिमांड किया, तो गवर्नमेंट ने दोबारा से कैवलरी बुलाया, लेकिन इस बार कैवलरी ने सिंपैथी दिखाई और अटैक करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से एन ऑफिसर वाज शॉट, ठीक है, एक ऑफिसर को शूट कर दिया गया एंड
3 अदर रेजिमेंट्स म्यूटाइंड, 3 और रेजिमेंट जो थे वो भड़क गए और बगावत पे उतर आए। अब जब आर्मी भी गवर्नमेंट का सपोर्ट करने से मना कर दी, तो देखो ये जो थी आर्मी जब मना की तो इसको लेनिन ने डिस्क्राइब किया है बाद में, अभी तो लेनिन एग्जिस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, उनका नाम नहीं आएगा, लेकिन बाद में आगे लेनिन ने इसको डिस्क्राइब किया था कि यही हमारी पहली जीत हो गई थी। क्यों? क्योंकि इनको आर्मी का सपोर्ट मिलने लगा था और कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से, इन्हीं मतलब ये जो वर्कर्स थे इन्हीं की वजह से आर्मी को इतना हिम्मत मिला था कि ये गवर्नमेंट के ऑर्डर को मना कर दिया। ठीक है, तो यहीं पर उन लोगों को लगा कि हमारी पहली जीत हो चुकी है, और ऑफ कोर्स हो भी चुकी थी। तो देखो 27 फेब को जब दोबारा से कैवलरीज को बुलाया गया तो ये उनका साथ देने से मना कर दिया और वर्कर्स के साथ मिल गए। अब ईव ऑफ 27th की इवनिंग तक क्या हुआ? वर्कर्स एंड सोल्जर्स गैदर्ड। वर्कर्स जो कि अभी तक डिमॉन्स्ट्रेटर्स थे, जो डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, वो सारे वर्कर्स और साथ में जितने भी सोल्जर्स थे जो म्यूटाइंड हुए थे, बगावत करने पे उतर आए थे, जो गवर्नमेंट से गुस्सा हो गए थे, वो सारे के सारे गैदर्ड एक जगह इकट्ठा हुए। कहाँ इकट्ठा हुए थे? तो ये चीज भी मैंने मेंशन नहीं किया है, ध्यान से सुन लो। दे गैदर्ड इन द सेम बिल्डिंग वेयर डूमा मीट। जहाँ पे डूमा की मीटिंग होती थी उसी बिल्डिंग में ये लोग इकट्ठा हुए और वहां पे इकट्ठा होके इन लोगों ने एक सोवियत बनाया। सोवियत का सिंपल सा मीनिंग होता है कि एक काउंसिल बनाया, एक ग्रुप बनाया। ठीक है, तो ये जो सोवियत इन लोगों ने मिलकर बनाया था इसको पेट्रोग्रेड सोवियत बोला गया। क्यों? क्योंकि ये सोवियत पेट्रोग्रेड सिटी में बना था तो पेट्रोग्रेड सोवियत बोला गया। अब अगर क्वेश्चन आता है कि व्हेन वाज पेट्रोग्रेड सोवियत फॉर्म, तो इसका आंसर होगा 27 फेब को, क्योंकि 27 फेब को इवनिंग में ये लोग गैदर्ड हुए थे और पेट्रोग्रेड सोवियत फॉर्म किए थे। पेट्रोग्रेड सोवियत क्या था? तो इट वाज अ सोवियत या काउंसिल फॉर्म्ड बाय जो वर्कर्स एंड द सोल्जर्स, वर्कर्स और सोल्जर्स ने मिलकर बनाया था। अब 27 की इवनिंग तक एक नया पेट्रोग्रेड सोवियत बन चुका था, एक नया काउंसिल बन चुका था और ये खुद को रूलर समझने लगे थे। अब जार का तो कोई मतलब रह नहीं गया, सब लोग उसके खिलाफ हो गए हैं, तो ये लोग खुद को अपने आप को रूलर समझने लगे। ठीक है, अब देखो अ डेलीगेशन वेंट टू मीट जार। एक ग्रुप गया जार से मिलने एंड एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट। कहा कि सर अब हम लोगों के बस की तो बात है नहीं, अब आप किसी को रोक पाओगे नहीं, जो रेवोल्यूशन है ये बहुत लार्ज स्केल पे हो चुका है और अब आप किसी को रोक नहीं पाओगे। एक ही ऑप्शन है, भाग जाओ। ठीक है, एक ही ऑप्शन है, एब्डिकेट कर दो, गद्दी छोड़ दो और कहीं चले जाओ। देन जार इन लोगों की बात माना, क्योंकि जार को भी लग रहा था कि अब कुछ पॉसिबल तो है नहीं, सारी चीजें हाथ से निकल चुकी हैं। देन द जार एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च, 2 मार्च को, ओल्ड स्टाइल में है, 2 मार्च को जार ने एब्डिकेट किया और फाइनली फेब्रुअरी रेवोल्यूशन की वजह से 2 मार्च को जो जार का रूल था वो रशिया से खत्म हुआ। ठीक है, जो ऑटोक्रेसी था, जार की ऑटोक्रेसी, वो फाइनली 2 मार्च को फेब्रुअरी रेवोल्यूशन की वजह से खत्म हो गई। अब फेब्रुअरी रेवोल्यूशन की वजह से जार की ऑटोक्रेसी खत्म हो गई तो क्वेश्चन एक आता है कि अब रशिया में रूल कौन किया? तो एक सोवियत फॉर्म हुआ था, आपको पता है, पेट्रोग्रेड सोवियत 27 की इवनिंग को, और साथ में एक और बॉडी फॉर्म हुई थी। क्या? तो आगे देखो, पेट्रोग्रेड सोवियत जो फॉर्म हुआ था वर्कर्स और सोल्जर्स के ग्रुप से, तो ये हो गया पेट्रोग्रेड सोवियत, प्लस जो डूमा के लीडर्स थे जो अभी तक पॉलिटिक्स संभाल रहे थे वो। अब पेट्रोग्रेड सोवियत और डूमा के, चूंकि डूमा के लीडर्स भी जार के खिलाफ हो गए थे, तो जितने भी जार के खिलाफ थे, मतलब डूमा के लीडर्स और पेट्रोग्रेड सोवियत में सोल्जर्स और वर्कर्स, मतलब वर्कर्स, सोल्जर्स और डूमा के लीडर्स तीनों ने मिलके एक गवर्नमेंट बनाया, प्रोविजनल गवर्नमेंट। और अब आगे प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथों में पावर दे दी गई और कहा गया कि दोबारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया जाएगा जो आगे रूल करेगी और यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी। ठीक है, तो एक बार फिर से पूरा स्नैप रिकैप देखते हैं क्या हुआ। 22 को एक फैक्ट्री में लॉकआउट हुआ, जिसके बाद 50 अदर फैक्ट्री वर्कर्स ने उन्हें ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद इन्हें कुछ वुमेन का भी सपोर्ट मिला, जिसके बाद उस दिन को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट टाइम में इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है। अब देखो, डिमॉन्स्ट्रेटर्स
नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट जो कि मेन स्ट्रीट था पेट्रोग्रेड का, वहां पे पहुंचे। दे सराउंडेड द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड ऑफिसेज, सो द गवर्नमेंट इम्पोज्ड कर्फ्यू। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स्ड बट दे केम अगेन and on 24th and 25th government called cavalries and police, cavalries और पुलिस को बुला लिया। then the demonstrators dispersed again, जो demonstrators थे वो एक बार फिर से disperse हो गए। अब इस बार जब demonstrators disperse हुए तो इसके बाद on 25th evening, 25th की इवनिंग में द गवर्नमेंट सस्पेंडेड डूमा, गवर्नमेंट ने डूमा को सस्पेंड कर दिया एंड द पॉलिटिशियंस स्पोक अगेंस्ट दिस स्टेप। वो पॉलिटिशियंस जो थे वो इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे और जार के खिलाफ जाने लगे। अब पॉलिटिशियंस ज्वाइंड वर्कर्स, सपोर्टेड वर्कर्स एंड द वर्कर्स रिटर्न्ड with more force, much force। इस बार on 26th the demonstrators returned but with much force। इस बार जब वो आए 26 को तो और ज्यादा फोर्स के साथ आए। on 27th the demonstrators ransacked the government offices, पुलिस हेडक्वार्टर्स। 27th को जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर्स को रैंसैक कर लिया, लूट लिया एंड डिमांडेड फॉर बेटर वेजेस, बेटर वर्किंग आवर्स, डेमोक्रेसी एंड ब्रेड्स, इन सब चीजों की डिमांड को सामने रखने लगे। ऑन 27th इवनिंग क्या हुआ, देखो ऑन 27th गवर्नमेंट अगेन कॉल्ड कैवलरीज एंड पुलिस, बट दिस टाइम द कैवलरी एंड पुलिस, यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है, दिस टाइम द कैवलरी एंड पुलिस रिफ्यूज टू फायर एट द डेमोन्स्ट्रेटर्स, डेमोन्स्ट्रेटर्स पे फायर करने से मना कर दिया। एन ऑफिसर वाज शॉट, एक ऑफिसर को मार दिया गया, किसके द्वारा, तो गवर्नमेंट के द्वारा मारा गया था। सो द अदर 3 रेजिमेंट म्यूटाइन, जो अदर 3 रेजिमेंट था ये बगावत पे उतर आया। दे ज्वाइन द वर्कर्स, ठीक है, अब जो सोल्जर्स थे ये भी वर्कर्स को ज्वाइन कर लिए एंड ऑन इन द इवनिंग ऑफ 27 द वर्कर्स एंड सोल्जर्स गैदर्ड इन द सेम बिल्डिंग वेयर डूमा यूज्ड टू मीट, जहां डूमा मिलता था, डूमा की मीटिंग्स जहां पे होती थी उसी बिल्डिंग में वर्कर्स और सोल्जर्स इकट्ठा हुए एंड दे फॉर्म्ड अ काउंसिल, दे फॉर्म्ड अ सोवियत called Petrograd Soviet। After this, on the next day, a delegation went to meet Tsar। एक डेलीगेशन, एक ग्रुप जार से मिलने गया एंड एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट, कहा कि अब आप सिंहासन छोड़ दो और अब हम रूल करेंगे, पेट्रोग्रेड सोवियत रूल करेगा। ठीक है, तो जार एब्डिकेटेड ऑन द नेक्स्ट डे ऑन 2 मार्च, 2 मार्च को जार ने एब्डिकेट कर दिया, सिंहासन छोड़ दिया एंड by this incident on 22nd March, because of February Revolution, the Russia was free from the autocracy। रशिया फाइनली ऑटोक्रेसी से फ्री हो गया। अब आगे कौन रूल किया, तो पेट्रोग्रेड सोवियत एंड डूमा लीडर्स कलेक्टिवली फॉर्म द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड क्या कहते हैं उसको, कंट्रोल द political system, ruled the country for few times until the constituent assembly was to be elected। अब जब तक constituent assembly नहीं इलेक्ट हो जाती है तब तक ये प्रोविजनल गवर्नमेंट वहां पे रूल करने वाली थी। तो अब इस लेक्चर में बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि आफ्टर फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, मतलब फेब्रुअरी रेवोल्यूशन तो हो चुका, इसके बाद सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आए थे। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।